नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले सरकारी परीक्षा की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवाली हम आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे कि आप पॉल्यूशन फ्री दिवाली जरूर मनाएं। साथ ही साथ भगवान कुबेर और माता रानी से ये आप आशीर्वाद जरूर ले कि इस साल आप एग्जाम में जरूर सफल हो। तो उसके लिए हमारे सरकारी परीक्षा की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके एग्जाम के हर एक जो है पार्ट को कवर करते हैं वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर। तो आप जो है हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल पे अपने एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियो को जरूर देखें और साथ ही साथ अपने एग्जाम की तैयारी में चार चांद जरूर लगाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि हम आज की वीडियो में हाल ही में हुए कुछ घटना के आधार पे आपसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप जो है इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो न्यूज है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी ये हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी और इन्होंने रिजाइन दे दिया है। इनका नाम है लीज ट्रस। आपको पता होगा क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट जब की गई थी तो मैंने आपको इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताया था कि ये ब्रिटेन की कितने नंबर की महिला प्रधानमंत्री बनी है। इन सारी बातों पे मैंने चर्चा किया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको हर एक चीज रिमाइंड आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर डेली करंट अफेयर्स की हर एक दिन की वीडियो आप जरूर देखें। कम से कम 3 महीने की तो वीडियो आप जरूर देख ले, ताकि जो आपके आने वाले एग्जाम है उनमें करंट अफेयर्स से अगर 3 महीने के अंदर कोई भी सवाल आते हैं तो वो आपसे छूटेंगे नहीं। तो दोस्तों, जानते हैं कि ब्रिटेन की ये महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम लीज ट्रस है, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। लेकिन क्यों दिया है, इसके पीछे कारण इन्होंने बताया है कि जो बजट में टैक्स कटिंग को लेकर जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे, ये उस वादे को निभाने में असमर्थ महसूस कर रही थी और इसी कारण इन्होंने अभी हाल ही में यूके की प्राइम मिनिस्टर के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये जो अपने पद पर बनी रही हैं, मात्र 45 डेज के लिए अपने पद पे बनी रही हैं और इतने कम समय के लिए पद पे बने रहने के कारण ये ब्रिटेन की हिस्ट्री में अब तक की सबसे कम समय की प्रधानमंत्री रहने वाली ये बन गई हैं। यानी कि इतने कम समय तक के लिए ब्रिटेन की हिस्ट्री में कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है। तो ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो टर्म रहा है वो काफी शॉर्टेस्ट रहा है और इनका जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के अलावा कुछ और भी अहम रोल रहे हैं। जैसे कि ब्रिटेन की संसद में इनका जो एंट्रिंग हुआ था वो 2010 में हुआ था, यानी 2010 में ये ब्रिटेन की संसद में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इनको जो पहली कैबिनेट मिनिस्ट्री दी जाती है वो 2014 में दी जाती है और इस मिनिस्ट्री के बाद ये धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने के बाद जो है इनको एक और वहां पे जो है इन्वायरमेंट की सेक्रेटरी ये बनाई जाती है। जो वहां की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसकी ये सेक्रेटरी यानी कि सचिव बनती है। और साथ ही साथ वहां के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि थेरेसा मे या बोरिस जॉनसन, इनके पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी इनका काफी अहम पोजीशन रहा है और धीरे धीरे उस पोजीशन से आगे बढ़ते हुए ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त की गई थी। लेकिन इन्होंने किसी कारणवश इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपको जो इनके बारे में हिस्ट्री है वो मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ है और साथ ही साथ कुछ पोजीशन और कुछ डेट से रिलेटेड यहां पे मैंने आपके साथ चर्चा कर दिया है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा भी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सूची है और इस सूची में जो भारत के सबसे उदार व्यक्ति, यानी कि उदार किसे कहेंगे, जो लोगों के प्रति अपना जो स्वभाव है वो सहज दिखाते ही दिखाते हैं, साथ ही साथ उनके मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो भारत के सबसे उदार व्यक्ति की लिस्ट जो है वो जारी की गई है और ये जो लिस्ट जारी की गई है ये किसके द्वारा की गई है, तो हुरून के द्वारा की गई है, जो कि एडेलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 इस सूची का नाम है। और इस सूची में जो प्रथम स्थान दिया गया है, यानी कि भारत के जो सबसे मोस्ट जेनरस पर्सन बने हैं, वो है HCL के शिव नादर।
यानी इनकी HCL कंपनी है और इसी कंपनी के मालिक शिव नादर जी भारत के सबसे जो है वो उदार व्यक्ति अभी हाल ही में बन गए हैं। यानी इनकी उदारता इस बात से लगाई जा सकती है कि ये पर डे 3 करोड़ रुपए दान करते हैं और इनकी जो एनुअल डोनेशन है यानी कि साल में ये जितने रुपए दान करते हैं वो है 1161 करोड़ रुपीज। यानी कि ये अपने जितने भी इनकम है उस इनकम के 1163 करोड़ रुपीज ये सिर्फ दान कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। और इनके इसी उदारता भरा जो है इनके स्वभाव के लिए ये हुरून के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें इनको इंडिया मोस्ट जेनरस पर्सन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे पोजीशन पे विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी हैं और ये जो सालाना दान करते हैं वो 484 करोड़ रुपीस दान करते हैं। और जो तीसरे नंबर पे हैं वो अंबानी और अंबानी की फैमिली इस जो है लिस्ट में शामिल है। और अडानी जी की अगर बात करें जो एशिया के जो है रिचेस्ट पर्सन है, साथ ही साथ विश्व के दूसरे नंबर के रिचेस्ट पर्सन भी ये कुछ समय के लिए बने थे। तो उन्हीं अडानी के बारे में अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में उनको 7th जो है स्थान दिया गया है, यानी कि 7वां स्थान दिया गया है। और ये जो लिस्ट तैयार किया गया है ये स्पेशली टॉप 15 का लिस्ट तैयार किया गया है जिसमें से 100 करोड़ लगभग जो एनुअल डोनेशन करने वाले लोग हैं वो कितने हैं तो 15 हैं। और जो कम से कम 50 करोड़ जो जिन्होंने सालाना दान किया है उनकी लिस्ट यहाँ पे जो है कितनी है 20 है। और जिन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपीस सालाना दान किया है उनकी लिस्ट 43 है। अब वहीं अगर टॉप 15 की बात कर ले तो उसमें हमारे ये शिव नादर जी हैं, उसके बाद आपको रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं, साथ ही साथ जो है ये अजीम प्रेम जी हैं, उसके साथ गौतम अडानी जी हैं। ये हमारे जो है हुरून के लिस्ट में टॉप 15 के पोजीशन में बने हुए हैं जिनका एनुअल डोनेशन जो है वो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए इंडेक्स है, ये सूची है और इस सूची को भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज जो है हमारा वो साइंस और टेक के फील्ड से है और काफी इंपॉर्टेंट है। मेटावर्स के बारे में आप जान ही चुके होंगे और मेटावर्स से आपके एग्जाम में सवाल बनने ही वाले हैं क्योंकि ये काफी न्यूज में रह रहा है। तो मेटावर्स से ही एक रिलेटेड यहाँ पे न्यूज है, वो है कि मेटावर्स में पहला ग्लोबल पुलिस का लॉन्चिंग किया गया है। यानी अब आप जो पुलिस जो यहाँ पे आप देख रहे हो अब वो मेटावर्स में भी लॉन्च कर दिया गया है। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल तो आपको पता ही होगा, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और यही इंटरपोल ने अब मेटावर्स में अपना कदम रखा है। और इसने जो मेटावर्स में अपना ग्लोबल पुलिस लॉन्च किया है वो कहाँ लॉन्च किया है तो एक आम सभा हुआ था नई दिल्ली में हाल ही में इंटरपोल का 19th जनरल असेंबली जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और जिसका संबोधन किसके द्वारा किया गया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इसी आम सभा में इंटरपोल ने मेटावर्स में अपना कदम रखा है। और मेटावर्स में इंटरपोल की कदम रखने के बाद अब क्या होगा कि लोग जो हैं वो अब आसानी से इंटरपोल को जो है वहां तक पहुंच पाएंगे या साथ ही साथ अगर उसके जो जनरल सेक्रेटरीट की जो हेडक्वार्टर है जो कि कहाँ है फ्रांस के लियोन में, वहां पे भी अब अपने हर एक केस रजिस्टर्ड कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल की। और साथ ही साथ इंटरपोल के कुछ ऑफिसर्स के साथ अब आप और हम कनेक्ट भी हो पाएंगे और जिस अवतार में कनेक्ट होंगे वो एक अवतार का रूप होगा और वहां पे भी कुछ इंटरपोल के द्वारा जो कुछ कोर्सेस कराए जाते हैं आप मेटावर्स में भी वो कोर्सेस आसानी से कर सकते हो। तो ये जो है मेटावर्स में कई सारे जो है फील्ड के ऑर्गेनाइजेशन जो है धीरे धीरे कदम रख रहे हैं और मेटावर्स जो है ये अब रियल दुनिया से जो है रियल दुनिया में अब हम लोग कदम रखने जा रहे हैं। तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक अवार्ड है जिसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अवार्ड यानी कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड बोला जाता है। इस अवार्ड को दिया गया है और ये जो अवार्ड मिला है ये हमारे भारत देश के किस आईआईटी को मिला है तो
हमारा जवाब है आईआईटी मद्रास। यानी आईआईटी मद्रास को अभी हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया है इन्हें 2 साल के लिए दिया गया है, साल 2021 और साल 2022 के लिए दिया गया है। और बेसिकली ये जो अवार्ड दिया गया है ये इनके जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इनके अंदर में रहे हैं या जो भी इनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो पेटेंट फाइलिंग हुई है या जो इन्होंने उनको ग्रांट दिया है या जिस तरीके से इनका जो है स्टूडेंट के प्रति या अपने फैकल्टी के प्रति जो व्यवहार रहा है, उनके इसी इंटेलेक्चुअल व्यवहार के लिए इन्हें भारत सरकार की तरफ से जो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी विश्व विजेता बनी है, लेकिन किस फील्ड में विश्व विजेता बनी है इस पे चर्चा करते हैं। इनका नाम है रमिता जिंदाल और इन्होंने जो है विश्व विजेता का खिताब इन्होंने जीता है। और जो खिताब जीता है इन्होंने शूटिंग में जीता है और शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल वुमेन जूनियर इवेंट में जीता है। यानी जिस श्रेणी में इन्होंने खिताब जीता है शूटिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो 10 मीटर एयर राइफल वुमेन जूनियर इवेंट में इन्होंने जीता है। और ये जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, ये आयोजन किया गया था इजिप्ट में और इस चैंपियनशिप का नाम है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल कैटेगरी में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अब वहीं इन्होंने जिसको हराकर यानी कि गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ये जो खिताब जीता है वो चाइना की प्लेयर है, इनका नाम है इंग सेन और इन्होंने 16 और 12 के डिफरेंस से चाइना की प्लेयर को हराकर ये चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अब वहीं अगर हम भारत के एक और खिलाड़ी की बात करें जो इसी चैंपियनशिप के इसी कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है, इनका नाम है तिलोत्मा सेन और इन्होंने जो है इस कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है और इस कैटेगरी में ये पदक जीतने वाली दूसरी जो है ये प्लेयर बन गई है। अब वहीं अगर सिल्वर मेडल की बात करें तो ये चाइना के प्लेयर इंग सेन को दिया गया है क्योंकि इन्हीं को हराकर हमारे देश की ये जो जूनियर शूटर है जिनका नाम है रमिता जिंदाल, इन्होंने खिताब जीता है। अभी तक जो इस चैंपियनशिप में भारत का सफर रहा है उसमें भारत ने 25 मेडल जीते हैं जिसमें 10 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 10 ब्रोंज मेडल शामिल है। लेकिन अभी तक भारत इस चैंपियनशिप में चाइना से इस मेडल में पीछे ही है, यानी कि जो मेडल टैली है उसमें चाइना नंबर 1 पोजीशन बनाए हुआ है। दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सरकारी परीक्षा के तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सरकारी परीक्षा जो कि एक आपके लिए आपके एग्जाम के तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और अभी दिवाली की सेलिब्रेशन हो रही है तो हमारे पास आपके लिए कुछ ऑफर है। ऑफर ये है कि 23 जो है अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक अगर आप सरकारी परीक्षा में रजिस्ट्री करते हैं तो आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे। यानी कि आप अपने एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हो उस एग्जाम को सिलेक्ट कर लो और उस एग्जाम के जो मॉक टेस्ट है जो आपके एग्जाम में काफी फायदे कर सकते हैं उसके 10 मॉक टेस्ट सिर्फ आपको सरकारी परीक्षा पे रजिस्ट्रेशन करने पे फ्री दिए जा रहे हैं। लेकिन ये आपको यहाँ पे जो वैलिडिटी है उसे भी ध्यान रखना है। वैलिडिटी है 23 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक। यानी कि जब आप सरकारी परीक्षा में रजिस्ट्री करेंगे तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें जाकर ये कूपन को आप क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल जो आपकी प्रोफाइल की डैशबोर्ड है वहां पे जाकर इसको आप आसानी से रिडीम कर सकते हैं। तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ मात्र 3 दिनों के लिए ही है, 23 से लेकर 26 तक। तो इस दिन का भी ख्याल रखेंगे और अपने एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके तैयारी के लिए हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं। आप उन कोर्सेज को भी चाहे तो खरीद सकते हैं, उसकी जानकारी आपको सरकारी परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा एक स्पेशल दूत की नियुक्ति की गई है और जो ये स्पेशल दूत यानी कि रैपोर्टियोर की नियुक्ति की गई है ये बहुत ही एक अहम नियुक्ति की गई है और इस नियुक्ति के लिए जिन्हें चुना गया है उनका नाम है KP अश्वनी और ये भारत की पहली ऐसी पोस्ट पे नियुक्ति है और भारत ही नहीं इस पोस्ट के लिए एशिया की ये पहली जो है
वोमेन बन गई है जो इस पोस्ट के लिए नियुक्त की गई है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इसी पोजीशन के लिए केपी अश्वनी जी को नियुक्ति की गई है। अब इन्हें जो नियुक्ति की गई है वो 6 सालों के लिए नियुक्ति की गई है, यानी कि ये बेसिकली क्या करेंगी कि जितने भी ग्लोबल लेवल पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं या जो जीनोफोबिया नाम की जो लोगों में बीमारियां फैली हुई है या जो लोगों की इंटॉलरेंस इंडिपेंडेंटली है, उन सब सारे चीजों पे मुद्दे पे ये चर्चा करने का काम करेंगी और उसी की ये एम्बेसडर के रूप में यानी कि राजदूत के रूप में नियुक्त की गई है। यानी उनको खत्म करने के लिए ये लोगों को जागरूक करने का काम बेसिकली करेगी। और इनकी जो नियुक्ति की गई है, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि ये भारत की पहली ही नहीं बल्कि एशिया की पहली ऐसी महिला है जिन्हें इस पद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नियुक्त किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अब फीफा की जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है जिसका आयोजन 2023 में किया जाना है, उसके मैस्कट को अनवील किया गया है यानी अनावरण किया गया है। और क्या है इसका मैस्कट, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा कि ये जो है फीफा 2023 की वुमेन्स वर्ल्ड कप की मैस्कट है। लेकिन इस मैस्कट का क्या नाम दिया गया है, इस पे चर्चा करते हैं। तो इसका नाम है ताजुनी जी। और ताजुनी क्या है, तो ये एक पेंगुइन है। पेंगुइन कहाँ की है ये, यानी जिस देश में फीफा 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन होना है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है, ये उसी दोनों देश की ये एक प्रजाति है, पेंगुइन की प्रजाति है, इसका नाम ताजुनी है। और इसी को जो है इस फीफा वर्ल्ड कप का मैस्कट जो है घोषित किया गया है। और जो फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाले हैं 2023 में, वो 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक जो है चलने वाले हैं। और ये जो स्पेसीज है जो कि ये दोनों देशों में पाए जाते हैं, ये बहुत ही वहाँ की रेयर स्पेसीज है और काफी सुंदर स्पेसीज मानी जाती है। इसका जो नाम है ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये एक तो है तस्मानसी, जहां पे आपको ताज ये दिख रहा है, और दूसरा है यूनिटी यानी कि UNI, यानी ताज और UNI 2 वर्ड से मिलकर इसका नाम दिया गया है। यानी कि तस्मानसी, तस्मानियन सी और यूनिटी को मिलाकर जो नाम तैयार किया गया है, ये नाम ताजुनी तैयार किया गया है। और यही जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की मैस्कट घोषित की गई है, याद रखिएगा। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाली है, इसमें पहले की तुलना में इस बार ज्यादा टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहले 24 टीम जो है फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट की थी और जो 2023 में होने वाले हैं उसमें 32 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अभी तक आपने हैरी पॉटर का बुक देखा होगा, हैरी पॉटर की मूवी सीरीज देखी होगी, लेकिन अब हैरी पॉटर के नाम पे कॉइन भी रिलीज किया गया है, यानी कि सिक्के रिलीज किए गए हैं। लेकिन कहाँ किए गए हैं और हैरी पॉटर के साथ साथ और किनके कॉइन रिलीज किए गए हैं, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जानते हैं कि ये जो हैरी पॉटर की कॉइन रिलीज की गई है ये यूके में रिलीज की गई है। और यूके की जो कॉइन रिलीज करने वाली जो संस्था है जिसे दी रॉयल मिंट कहा जाता है, उसके द्वारा हाल ही में यूके के 50 पैसे के कॉइन पे क्या किया गया है, जो हैरी पॉटर की बुक की जो 25th एनिवर्सरी है, उसी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 50 पैसे की कॉइन पे हैरी पॉटर की जो है यहाँ पे फेस प्रिंट की गई है और उसे लोगों के बीच रिलीज किया गया है। अब हैरी पॉटर तो आपको पता ही है क्योंकि इस पे कई सारे जो है मूवी की सीरीज बन चुकी है, आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा, या हैरी पॉटर से आपके एग्जाम में सवाल भी आ चुके हैं कि हैरी पॉटर के जो है किस किताब की रचना किसने की है, यानी कि जेके रॉलिंग से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। और इस हैरी पॉटर को जो रिलीज किया गया था, सबसे पहले इस बुक को 1997 में किया गया था और जिस पब्लिकेशन के अंडर में ये बुक रिलीज हुआ था वो था ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग, यानी कि इसी पब्लिकेशन के अंडर में इस बुक को पब्लिश किया गया था, यानी कि रिलीज किया गया था। अब हैरी पॉटर जो लोग नहीं देखे हैं या नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो है एक हैरी नाम के किराएदार जो एक एक्टर रहते हैं, जो कि उसी के लाइफ के बारे में ये स्टोरी है कि कैसे ये एक स्कूल को ज्वाइन करते हैं और उस स्कूल का नाम है विजार्ड स्कूल हॉगवार्ट्स। और उनके स्कूल ज्वाइन होने के बाद ये कैसे कैसे इनको पावर मिलते हैं या कैसे कैसे जो है ये विद्या सीखते हैं, उसी से रिलेटेड ये
पुस्तकें की जो है रिलीज की गई थी और उसी से रिलेटेड मूवी सीरीज भी बनाई गई है। ठीक है, अब इनके अलावा जो वहां के कॉइन पे मिंट होने वाले हैं वो है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, यानी कि इनके भी फेस उस कॉइन पे मिंट होने वाले हैं और पहले भी हुए हैं। और साथ ही साथ इनके साथ जो अभी ब्रिटेन के वहां की जो राजा बने हैं किंग चार्ल्स थर्ड, इनके भी फेस जो है वहां के कॉइन पे प्रिंट होने वाले हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत में खेल को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखा जाता है, इसीलिए हमारे भारत सरकार के द्वारा हर जगह कहीं ना कहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है हर एक राज्य में। तो यही जो इस बार यानी कि अगली बार जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाना है, उसका आयोजन किया जाना है मध्य प्रदेश में। और इसकी जो अनाउंसमेंट की गई है वो हमारे भारत देश के यूथ अफेयर्स और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा की गई है। और ये बताया गया है कि इस मतलब जो आने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना है वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा और मध्य प्रदेश के लगभग 8 जगहों पे इस खेल का आयोजन किया जाएगा, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर शामिल है। अब ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं इसमें हमारे देश के लगभग 8500 एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब पिछले बार यानी कि पिछला 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन किया गया है और इस 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया था, तो हरियाणा में किया गया था। आपको ये दोनों याद रखना होगा, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स और 4थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां हुआ है, इन दोनों आपको जो है जवाब को याद रखना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यानी भारत में जो विदेशों से व्यापार होते हैं उन व्यापारों को प्रमोट करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की तरफ से बनाई गई है, इसे इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO बोलते हैं। और इसी के ITPO बोलते हैं और इसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है। अब वो कौन है, इन पे चर्चा करते हैं। तो इनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला और ये हमारे भारत सरकार के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के सचिव भी रह चुके हैं। और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो काफी इंपॉर्टेंट नियुक्ति की गई है और इनकी नियुक्ति से पहले ये जो है हमारे भारत के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के भी ये चेयरमैन रह चुके हैं। और वहीं अगर ITOP की बात कर ले यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि ये एक एजेंसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में बाहर की जो ट्रेड होती है उस ट्रेड को प्रमोट करने का काम करते हैं। और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 1977 में की गई थी और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। ये कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो दोस्तों ये है हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब इनसे रिलेटेड आपके लिए हमारे पास एक सवाल है। सवाल ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसकी बात अभी मैं कर रहा था 4थी और 5वीं की, उसी से रिलेटेड ये सवाल है और सवाल है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में भी पूछे गए हैं। हमारा जो ऑप्शन है वो है मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी या नई दिल्ली। अब इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है और हमारे कमेंट बॉक्स में इसके जवाब बताने के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उन सारे वीडियो को देख पाओ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिवाली की सेलिब्रेशन में जोरों शोरों से लगे रहिए। अपने परिवार, अपने मित्र, अपने हर एक लोगों के साथ दिवाली अच्छे तरीके से मनाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।